Well, today's topic is input-output system. So we will see कि हमारा जो I/O processing है, how it's been performed, or we'll see different techniques, different methods which has evolved over the period of time for processing any activity related to the I/Os. तो इस chapter में हम वो चीजें देखेंगे. So if we move forward, one of the very important thing is that जो I/O system है, it's a complex system. Because जो IOs होती हैं हमारी they are of different types. Because IO से मुराद ये होती है कि वो हमारी external devices जो कि हमारे core computer system के साथ connected होती हैं, वो आती हैं सारी की सारी आपके IO के अंदर. और ये devices जो हैं different इनके data rates होते हैं, different data formats होते हैं, उनकी speeds different होती हैं. So for this reason they become a bit complex. कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं दे आर ह्यूमन रीडेबल, लाइक जिस तरह से कि आपके स्क्रीन्स हैं, मॉनिटर्स वगैरह हो गए, आपके प्रिंटर्स हैं, आपके कीबोर्ड्स हैं. सो दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द ह्यूमंस. So they are termed as human readable devices. Then we do have machine readable devices. ऐसे devices जो कि जिनके साथ मशीन आपकी या पीसी जो है ये कनेक्ट हुए होते हैं. लाइक आपके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की डिवाइसेस हैं, लाइक आपके मोडेम हैं, एक्चुएटर्स हैं, सेंसर्स हैं. ये सारी जो है आपकी दे आर मशीन रीडेबल डिवाइसेस. एंड देन वी डू हैव कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ऐसी डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन का काम करती हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. और उसके अंदर हमारे मोडेम्स होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं. ये सारे जो हैं दे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई होती हैं, एंड वी डू एन इंटरेक्शन विद दीज टाइप डिवाइसेस. अब इन डिवाइसेस के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि दे कम अप विद मेनी चैलेंजेस. तो वो चैलेंजेस क्या है? नंबर वन तो ये है सबसे बड़ा कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है. सो देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ पेरिफेरल्स अवेलेबल. डिफरेंट किस्म की पेरिफेरल्स होती हैं. हर डिवाइस जो है, डिवाइस अपनी टाइप के हिसाब से उसके जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो डिफरेंटली ट्रांसफ़र करती है. इवन एक ही टाइप की भी डिवाइस हो, लेट्स से एक सेकेंडरी स्टोरेज है, तो वो डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज है, वो डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट अमाउंट का डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं. फिर उनमें टेक्नोलॉजीज़ में भी फ़र्क है. जैसे पुरानी जो थी सेकेंडरी स्टोरेजेस, वी वर यूज टू ऑफन यूज़ मैग्नेटिक ड्राइव्स. आजकल जो हैं वो हम SSD ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो हम उन्हें यूज़ करते हैं. इसी तरह इनकी स्पीड्स भी डिफ़र करती हैं और बाय लार्ज डिफ़र करती हैं. कुछ डिवाइसेस की स्पीड बहुत कम होती है, जैसे कीबोर्ड या माउस है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है. उसका इनहेरेंट वो है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए नहीं होती. और कुछ डिवाइसेस पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपकी डिस्क हैं, हार्ड डिस्क हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, इसी तरह आपके वाईफाई हैं या कोई भी नेटवर्क कार्ड्स हैं, उनकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होती हैं. सिमिलरली डेटा फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है. कोई ब्लॉक में डेटा स्टोर करता है, कोई स्ट्रीम में डेटा भेजता है, कोई जो है वो एक सिंगल बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर रही होती है. तो डिफरेंट टाइप्स की जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में और डिफरेंट साइज का डेटा जो ट्रांसफ़र कर रही होती है. जितने भी आईओ सिस्टम हैं जनरली दे आर स्लोअर देन सीपीयूज एंड यूजुअली आल्सो स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी एज वेल. जो आपकी मेन डी रैम जो लगी होती है उससे जनरली स्लो होती है. और अब इस सारे को हैंडल क्योंकि बिकॉज यू डू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डिफरेंट थिंग्स, सो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन आईओ कंट्रोल मैकेनिज्म व्हिच इज टर्म्ड एज आईओ मॉड्यूल. उसके लिए हमारे पास आईओ मॉड्यूल होते हैं. आईओ मॉड्यूल क्या होता है? इट्स अ मॉड्यूल और इट्स अ चिप और इट्स अ स्मॉल sort of device type of thing onto your computer system, or which provides what an interface to the CPU and memory. तो CPU और memory के बीच में ये एक interface provide करता है. And generally it's going to be embedded on your computer system. और computer system का जो external interface है with the device, जहाँ पे भी कोई device होगी उस जगह पे आपको ये मौजूद होगा. और ये आईओ मॉड्यूल जो ये इंटरेक्शन फिर प्रोवाइड करता है आपका जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके और मेन मेमोरी के दरमियान. और एक तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ से ये आपका जो डिवाइस है उसके साथ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है.
और इस जो दूसरी साइड पे इसकी डिवाइस होती है, उस डिवाइस भी हो सकती है, सिंगल पेरिफेरल भी हो सकती है, एंड यू कैन हैव मोर देन वन पेरिफेरल एज वेल। तो इनफैक्ट आईओ मॉड्यूल जो है इट्स कमिंग बिटवीन, ये जो आपका आईओ मॉड्यूल या जो भी आईओ डिवाइस होगी, कंट्रोलर होगा, सो इट्स कमिंग इन बिटवीन डिवाइस, आपकी कोई भी जो भी डिवाइस है या आईओ है, ठीक है जी, आईओ है या डिवाइस है, और दूसरी तरफ से यहाँ पे आपका मेमोरी या सीपीयू है, ठीक है जी। तो उसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है, मेमोरी से भी डायरेक्ट हो सकता है, एंड यू कैन हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल विद अ सीपीयू, ठीक है जी, सीपीयू के साथ भी आपका हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड, और फिर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, बट एनी हाउ इट प्रोवाइड्स ऑन दिस इज कोर सीपी कोर कंप्यूटर साइड, और ये एक्सटर्नल साइड है, ठीक है। तो ये आपके इसी के साथ एम्बेड होता है आपके कोर कंप्यूटर में, और जो आपकी एक्सटर्नल सिस्टम है, जो भी एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगनी है, उसके साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, सो इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन टू। क्यों करता है? इसलिए कि अगर ये आईओ मॉड्यूल ना हो तो फिर हर चीज़ की हैंडलिंग एग्जैक्टली सीपीयू करेगा, तो सीपीयू नीड्स टू नो कि जी ये जो इतनी वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं, इनको हैंडल करने का तरीका क्या है, इससे अमाउंट ऑफ डेटा क्या होगा, उस डेटा को ट्रांसफ़र कैसे करना है, कितने अमाउंट का डेटा ट्रांसफ़र होगा, एक एक चीज़ जो है देन सीपीयू इज़ गोइंग टू कंट्रोल दैट, ठीक है। तो आईओ मॉड्यूल इस काम में ज़रा आसानी कर देता है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट डेटा उनकी बफरिंग करनी है, ये काम जो है ये आपको फिर आईओ मॉड्यूल जो है वो करके दे देता है। सो दिस इज प्राइमरली द वर्क ऑफ एन आईओ मॉड्यूल। सर जी सर आपने अभी ये बताया ना, तो अगर मिसाल के तौर पर हम कि यूएसबी लगाते हैं ना सिस्टम पे, तो यूएसबी जी में डेटा है वो हम सिस्टम पे डालते हैं, तो वो भी मतलब डायरेक्ट या तो हार्ड डिस्क पे या एसएसडी में जाती है ना, तो उसी टाइम जो रैम का क्या काम होता है? अच्छा, अभी ये जितना मैं बता रहा हूँ ये तो दिस इज बिट सिंपलर। आपको जो करंट सिस्टम है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, नंबर वन। तो डेटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र होना जो है वो आईओ मॉड्यूल या किसी सॉरी आईओ या कोई भी जो डिवाइसेस होंगी उनसे जब भी होगा, सो दैट विल गो थ्रू दी मेमोरी। उसमें एडवांसमेंट हुई है कि जी डायरेक्ट सीपीयू को भी मिल जाता है, कैशे को मिल जाता है, जैसे मॉडर्न टाइम में वी डू हैव डायरेक्ट कैशे में भी जाता है डेटा। अब बात आती है जो आप रैम का कह रहे हैं, रैम इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो सबसे मेन कंपोनेंट है दैट इज रैम। आप सॉरी, आपका जो सिस्टम है, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इफ यू वो बैक जो हमने पहले एक दो चैप्टर में पढ़ा था, उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आपका जो सीपीयू है, इसको जितना भी जो डेटा और इंस्ट्रक्शन आनी है, दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम मेमोरी। तो मेमोरी और सीपीयू के दरमियान ही इंटरेक्शन होनी है, ठीक है, क्योंकि जो सीपीयू है, सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, सीपीयू में जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि सीपीयू का काम जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, उस प्रोग्राम के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इंस्ट्रक्शन होंगी, ठीक है जी, या आपका डेटा होगा, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, या इंस्ट्रक्शन होगी या डेटा होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्राम, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन तो हमेशा प्रोग्राम का अपना पार्ट होंगी, वो भी आपने पहले डिस्क पे रखा था, डिस्क से मेमोरी में लाते हैं, मेमोरी से ही एग्जीक्यूट होता है, इसी तरह उससे रिलेटेड डेटा भी। लेकिन कई डेटा जो वो एक्सटर्नल होता है, जैसे आपने डेटाबेस में या फाइल में स्टोर किया हुआ है डिस्क के ऊपर, ठीक है, अब डिस्क एक्सटर्नल है, ये आईओ है, ठीक है। तो डिस्क से हम वो पहले मेमोरी में लाते हैं और मेमोरी से वो सीपीयू में जाता है। ये नहीं होता कि जनाब सीपीयू डायरेक्ट डिस्क के ऊपर से उस डेटा को, इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस कर सके, ये नहीं होता, ठीक है। तो डेटा किसी स्ट्रीम की फॉर्म में, किसी फॉर्म में हम ला के मेमोरी में रखते हैं और फिर मेमोरी से एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो एड्रेसेस हैं, वो एड्रेसेस सिर्फ और सिर्फ किसके जनरेट होते हैं, ये मेमोरी के होते हैं, ठीक है। तो हमने हमेशा इसीलिए उसको ला के, जिस तरह हम करते हैं, हम वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं और वेरिएबल्स के थ्रू उनके ऊपर मैनिपुलेशन करके फिर अगर वापस स्टोर करना है तो हम वापस ला के रखते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ आवर सिस्टम वर्क, क्योंकि जो सबसे कोर चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द मेमोरी, ठीक है, सिंस वॉन न्यूमन। तो मेमोरी में हर चीज़ जो है वो मौजूद होनी चाहिए। हाँ, अभी जो है जिस तरह हमने इम्प्रूवमेंट्स की हैं कई चीज़ों के हवाले से कि जी अब वो डेटा चाहिए और फलाना चाहिए, so we are also providing it directly to the CPU in place of memory, but it also goes into memory.
वो मेमोरी में भी जाता है और सीपीयू में भी जाता है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हम जरा उसको डायरेक्ट सीपीयू में भेज देते हैं। साथ ये कि मेमोरी में तो चूंकि वो चाहिए ही होता है तो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जो करंट पार्ट अभी यूज होना है वो सीपीयू में चला जाता है, बाकी सारा मेमोरी में होता है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन मेमोरी इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अब आपकी जो ये जो सीपीयू और जो मेमोरी सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप ये जो कनेक्ट होते हैं, दिस इज कनेक्टेड थ्रू सिस्टम बस, जो सबसे मेन बस होती है सिस्टम के अंदर, दैट इज द सिस्टम बस। ठीक है, और सिस्टम बस पे इसी तरह 3 तरह की लाइंस होती हैं आपकी, एड्रेस लाइन होती है, डेटा लाइन होती है और कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइंस बताती हैं जी क्या ऑपरेशन करना है किसी भी डिवाइस के साथ, किस और रीड करना है, राइट करना है, स्टेटस चेक करना है, क्या करना है। और डेटा लाइन जो है उन पे तो ऑब्वियसली डेटा इन और आउट होता है, आता जाता है। और जो एड्रेस लाइन है, दे कैरीज द एड्रेस फॉर एनी स्पेसिफिक डिवाइस के, जी जी इस डिवाइस के कौन से एड्रेस से जो है ना वो आपने डेटा रीड राइट करना है, जो भी करना है। तो ये जो सिस्टम बस है, इसी के साथ आप फिर इसको बेसिकली कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका जो भी आईओ मॉड्यूल है वो जनरली इस डिवाइस, इस बस पे कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, और इसी बस को यूज करता है सिस्टम बस को, और उसके थ्रू डेटा को मेमोरी में रखना है या सीपीयू में डायरेक्ट पहुंचाना है। इट परफॉर्म दैट सॉर्ट ऑफ टाइप। अब यहाँ पे जिस तरीके से ये बनाई गई है, ये जो डायग्राम है, तो ये जिस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि बेसिकली एक तरफ से आपका जो है सिस्टम बस से कनेक्टेड हो रहा है और दूसरी तरफ से द मॉड्यूल इज कनेक्टेड टू द डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो डायग्राम बन रही है आपका, इसी तरह मेमोरी है और सीपीयू है, यू हैव सीपीयू, यू हैव मेमोरी, और ये सिस्टम बस है, इसी सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड है आपका आईओ मॉड्यूल। ठीक है, फिर डिफरेंट किस्म के कुछ बिल्कुल सिंपल आईओ कंट्रोलर्स हैं और फिर आपके सोफिस्टिकेटेड आईओ प्रोसेसर्स भी हैं। ठीक है, तो इस वक्त मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जनरली यू डू हैव एन आईओ प्रोसेसर हियर। यहाँ पे आईओ प्रोसेसर होता है और फिर हर डिवाइस का अपना डिवाइस कंट्रोलर या आईओ कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो इट इज टू फोल्ड स्ट्रक्चर। और फिर इसके साथ जो है आईओ मॉड्यूल के साथ यहाँ पे मल्टीपल आईओस कनेक्टेड हैं या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये एक आईओ, ये दूसरी आईओ। और मॉडर्न सिस्टम में अगेन जिस तरह की आईओ प्रोसेसर बताया, तो हर आईओ प्रोसेसर के साथ फिर मल्टीपल आईओ मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं और वो आईओ मॉड्यूल के साथ आगे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो आपका जैसे आप देखते हैं जी, ये यूएसबी का मॉड्यूल होगा। ठीक है जी, तो यूएसबी के मल्टीपल होते हैं। फिर तो इसी तरह स्कजी का मॉड्यूल है, तो स्कजी की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। पीसीआई का मॉड्यूल है, पीसीआई की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो हर एक के अपने अपने डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका फिर मॉडर्न जो है वो सिस्टम बन रहा होता है। तो अगर हम ये तो हो गया आईओ मॉड्यूल। तो आईओ मॉड्यूल जो ये यहाँ पे आ गया, ये जो ये वाली चीज़ है, दिस इज हाउ दिस इज कनेक्टेड। तो एक तरफ से इसकी पेरिफेरल के साथ इंटरफेसेस हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से सिस्टम बस के साथ इसका इंटरफेस है, जिसमें वो कंट्रोल लाइन, डेटा लाइन और एड्रेस लाइन के साथ कनेक्टेड है। अगर हम इसी के एंड पे फिर ये जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस को देखें, तो ये तो बीच का है। आप देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएरी हैं आईओ मॉड्यूल्स। तो ये एक तरफ से इधर कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। अब अगर हम डिवाइस को देखें तो डिवाइस इज द लास्ट थिंग। तो डिवाइस जो है वो क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंट्रोल लॉजिक बिल्ट इन होगी और उससे वो स्टेटस सिग्नल्स या कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं उनको इन और आउट कर रहा होगा, और इसी तरह उसका कोई ना कोई काम होगा। अब इट मे बी कलेक्टिंग एन इनपुट और प्रोवाइडिंग एन आउटपुट टू द एनवायरनमेंट, जैसे कोई सेंसर है, कोई भी ऐसी चीज़ है। और फिर दिस इज द एरिया जहाँ पे वो फिर डेटा उसका ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। सो इफ इट इज़ अ सेंसर तो ये एनवायरनमेंट से आ रहा होगा। अदरवाइज इसमें क्या होगा, लेट्स से डिस्क है तो यहाँ पे प्लेटर्स या जो भी लगा हुआ है उनसे डेटा रीड कर रहा होगा इनटू दिस ट्रांसड्यूसर, जो ये सारा काम इसको कर रहा होगा, और यहाँ से उस डेटा को फिर वो ट्रांसफर कर रहा होगा थ्रू द बफर्स टुवर्ड्स आईओ मॉड्यूल। ठीक है, या आईओ मॉड्यूल से इनपुट होके आ रहे होंगे और यहाँ पे उनको फिर स्टोर किया जा रहा होगा
या एनवायरनमेंट को दिया जा रहा होगा। इफ इट इज़ अ सेंसर या एक्चुएटर है तो यहाँ पे जनाब एनवायरनमेंट में कोई चेंज करनी है तो ये कर देगा, या एनवायरनमेंट में चेंज को रीड करना है तो वो थ्रू सेंसर्स रीड करके सिस्टम में जा रहा है। तो ये वाला जो है इसका जो ये वाला इंटरफेस है, दिस इंटरफेस दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट, आईओ मॉड्यूल। ठीक है, जो भी आईओ कंट्रोलर या आईओ मॉड्यूल लगा हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है। तो मेजर काम क्या है जी आईओ मॉड्यूल का? आईओ मॉड्यूल के जो मेजर फंक्शंस हैं उसमें वन ऑफ द मेजर फंक्शन इज कंट्रोल इन टाइमिंग, कि जो भी डिवाइस है उसको कंट्रोल करना और उसकी टाइमिंग करना। अब टाइमिंग से मेरी मुराद क्या होती है, जो आपने डेटा को रीड राइट करना है, सो इट्स गोइंग टू बी डन ओवर अ क्लॉक। तो वो जो क्लॉक है उस क्लॉक के साथ उसको डेटा को रीड राइट करके भेजना, और जो फिर बिटवीन द डिवाइस एंड बिटवीन द सीपीयू दोनों तरफ। तो सीपीयू की कम्युनिकेशन करना, एक इंटरफेस जो है इट्स कनेक्टेड विद सीपीयू एंड मेमोरी सिस्टम, और दूसरी साइड पे डिवाइस से कम्युनिकेट करना। देन डेटा बफरिंग करना, क्योंकि हो सकता है कि वो जो डिवाइस है वो अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हो और जो सीपीयू की तरफ भेजना है वो कम कंज्यूम होता है तो वो भेजना। इसी तरह हो सकता है कि सीपीयू से जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट में आ रहा है और डिवाइस जो है वो उतना ज़्यादा अभी कंज्यूम नहीं कर सकती, तो उस डेटा को बफर करना। Similarly, you may be causing some sort of an errors. There might be some errors onto your device or an I/O. तो उन errors को और उन चीज़ों को भी डिटेक्ट करना है, एटलीस्ट डिटेक्ट ज़रूर करना। मे बी इट मे हेल्प इन द करेक्शन एज वेल, बट जनरली जो है डिटेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जी एटलीस्ट डिटेक्ट ज़रूर हो रहा हो कि देयर आर एरर्स बीन अकर्ड। तो ये सारे काम जो हैं दे आर जनरली बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ एन आईओ मॉड्यूल, और आईओ मॉड्यूल जो है वो इनको परफॉर्म करता है। स्टेप्स टिपिकल क्या होते हैं जी जब भी आईओ एक्टिविटी परफॉर्म होनी है? सबसे पहले जो है वो सीपीयू जो है चेक्स द स्टेटस ऑफ एन आईओ डिवाइस और आईओ मॉड्यूल। ऑन आईओ मॉड्यूल जो रिटर्न स्टेटस कि जी मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। इफ इट इज़ रेडी, सीपीयू रिक्वेस्ट डेटा ट्रांसफर, तो वो इन आउट दोनों हो सकती है। और इफ इट इज़ अ रीड रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल, सो आईओ मॉड्यूल गेट्स द डेटा फ्रॉम द डिवाइस। ठीक है, और डिवाइस से डेटा को रीड करेगा या लेगा एंड देन विल ट्रांसफर दिस डेटा टू द सीपीयू। और ये बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है सारा जो है। इनफैक्ट वी डू हैव अ डेविएशंस। For example, if there are direct memory access, which is like an IO processor, so the things they get pretty much change. तो आईओ मॉड्यूल की आप एक डायग्राम अगर हम देखें तो आईओ मॉड्यूल के अंदर जैसे कि हमने देखा कि ये वाली साइड जो है दिस इज इंटरफेस टू द सिस्टम बस। सो थ्रू दिस इंटरफेस वी आर कनेक्टेड टू द सीपीयू सिस्टम, और थ्रू दिस साइड वी आर कनेक्टेड टू मल्टीपल मे बी टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो होता क्या है कि आपको एड्रेस लाइंस के थ्रू एड्रेसेस आते हैं, और इसी तरह कंट्रोल लाइंस के थ्रू जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं जो कि बताते हैं कि जी क्या करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह वी डू हैव डेटा लाइंस जिनके थ्रू डेटा इन और आउट हो रहा होता है। अच्छा, अब डेटा में भी दो तरीके से होता है। एक तो ये कि जी जो एक्चुअल डेटा है दैट इज पास थ्रू द डेटा बफर्स और डेटा रजिस्टर्स, ठीक है, जो भी उस आईओ मॉड्यूल के होंगे। और दूसरा उसके अलावा टेम्परेरी तौर पे, बिकॉज एन आईओ मॉड्यूल वुड बी इंटरेक्टिंग विद मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक एक्सटर्नल डिवाइस इंटरफेस लॉजिक है और दूसरी लॉजिक है। तो जब दो अलग-अलग हैं तो फिर दूसरे के लिए जो है फिर स्टेटस के कंट्रोल के जो सिग्नल्स आ रहे हैं दे मे बी गेटिंग बफर्ड। ठीक है, तो वो बफर किए जा रहे हैं क्योंकि एक वक्त में तो किसी एक पे काम परफॉर्म हो रहा होगा, तो जब दूसरे पे करना है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द सीपीयू दे आर ऑलरेडी अवेलेबल हियर। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जाएगी, चाहे रीड की रिक्वेस्ट है या राइट की रिक्वेस्ट है। जो मेन काम करना है इसका जो हार्ट है, जो इसका मेजर ब्रेन है, दैट इज द आईओ लॉजिक, जो आईओ मॉड्यूल के मेजर ब्रेन है। दिस इज द आईओ लॉजिक। आईओ लॉजिक जो है वो इस सारे की बेसिस पे काम करता है। जैसे डेटा को रीड किया और वापस भेजना है तो वो इट विल सेंड इट थ्रू द डेटा रजिस्टर। इसी तरह कोई डेटा आ रहा था तो इट विल कम थ्रू द डेटा रजिस्टर टू द आईओ लॉजिक, और आईओ लॉजिक आगे उसे डिवाइस के ऊपर ट्रांसफर करेगी बेस्ड ऑन द डिवाइस रेट और जो भी डिवाइस का जिस तरीके का भी तरीक़ाकार है। इसी तरह कोई एड्रेस लाइंस के थ्रू जो भी एड्रेस आ रहा है जिसके ऊपर डेटा स्टोर करना है, रीड करना है, वो भी आईओ लॉजिक के पास आएगा। तो दिस इज द हब पॉइंट, द मेन सेंट्रल पॉइंट इनसाइड योर
आईओ मॉड्यूल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये इसको एब्जॉर्ब करता है और फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस की अपनी स्पेसिफिक स्मॉल एक लॉजिक है जिसपे उनके डेटा स्टेटस और कंट्रोल लाइंस एम्बेडेड हैं, और इनके थ्रू जो है फिर वो उस डिवाइस को जो है वो हैंडल कर रहा होता है, जो भी स्पेसिफिक डिवाइस होगी उसको। आईओ मॉड्यूल क्या करता है जी, मल्टीपल चीज़ों में आपके हेल्प आउट कर रहा है। नंबर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इट हाइड और रिवील्स डिवाइस प्रॉपर्टीज टू द सीपीयू। ठीक है, कि अगर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स आप नहीं कर रहे होते जनरली, तो ये क्या करता है कि सीपीयू की जो प्रॉपर्टीज उन्हें हाइड कर देता है। मीन्स यू डोंट नीड टू गो इनटू मच डिटेल, और सीपीयू जस्ट जो है इसको कमांड देता है और आईओ मॉड्यूल जो एक्टिविटी परफॉर्म करके दे देता है। डिवाइस को सीपीयू के मालूम होने की जरूरत नहीं है कि जी सीपीयू किस तरह हैंडल करेगा या क्या करेगा। It may support multiple or single devices, and it control device functions only for CPU, depending upon the which type of system you are using. Early days में they were handled generally by the CPUs. ये जो decision होते थे, जो IO activity थी, they were mostly handled by the CPU. But right now, a CPU is very less involved into this. We do have dedicated processors, IO processors for this, and then we have very sophisticated IO controllers, तो ये मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर करते हैं। फिर थोड़ा सा ओएस लेवल पे भी फर्क होता है, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, यूनिक्स लिनक्स बेस्ड सिस्टम जो है, वो तमाम की तमाम डिवाइसेस को भी फाइल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप किसी भी डिवाइस से एज अ फाइल की जिससे स्ट्रीमिंग करते हैं, तो डिवाइस से आप स्ट्रीम करके डेटा को फेच कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिकल कमांड्स। अब बात करते हैं जो हमने मल्टीपल टाइम जिक्र किया कि मल्टीपल टाइप्स की जनाब डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, उसकी बेसिस पे सीपीयू की इंगेजमेंट होती है। तो अर्ली डेज में वी वर यूज्ड टू हैव प्रोग्राम्ड आईओस, देन वी गॉट इंटरप्ट ड्रिवन आईओस, एंड नाउ वी हैव डीएमए और एडवांस वर्जन्स ऑफ डीएमएस देयर इनसाइड आवर सिस्टम्स। प्रोग्राम्ड आईओ क्या होती हैं जी, ये बेसिकली इन तीनों का कंपैरेटिव वो है। प्रोग्राम्ड आईओ में जो है सीपीयू सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर सीपीयू एज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर आईओ, तो सीपीयू जो है वो आईओ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा होता है। उस इंटरेक्शन के अंदर सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इट सेंस द स्टेटस, देखता है कि जी डिवाइस रेडी है या नहीं है, and then it issues the read or write command अगर डिवाइस रेडी है, और फिर it transfers the data as well। तो ये सारे काम जो है वो CPU कर रहा होता है, और CPU then waits for IO module to complete the operation। तो मेजर जो ड्रॉबैक था प्रोग्राम्ड आईओ का अर्ली डेज में सिर्फ यूज हुई, इट वाज द वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम। तो अर्ली डेज में तो ये ठीक है, क्योंकि वी वर यूज्ड टू हैव यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो जब तक हमारे पास यूनी प्रोग्रामिंग थी, so the things they were pretty easy। तो यूनिट प्रोग्रामिंग के अंदर सीपीयू ने तो और कोई काम नहीं करना था और कोई प्रोग्राम नहीं होता था, उसी एक प्रोग्राम का हैंडल कर रहा था। तो अगर आईओ रिक्वेस्ट आती थी तो सीपीयू खुद ही हैंडल करके देता था। सीपीयू पहले उस डिवाइस के स्टेटस को चेक कर लेता था। अगर तो डिवाइस बिजी है पहले किसी एक्टिविटी में, तो फिर सीपीयू वेट करेगा, जनरली उसके लिए अवेलेबल ही होती थी। तो वो अवेलेबल है तो फिर सीपीयू जो है उसके ऊपर रीड या राइट कमांड देगा, और फिर वो आईओ जो है वो कंप्लीट होने का वेट करेगा। अगर रीड करना है तब भी जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसके बाद वो आगे अपनी कोई प्रोसेसिंग शुरू करेगा। सो इट वाज वेस्टिंग सीपीयू टाइम, बट नॉट इन यूनिट प्रोग्रामिंग। यूनिट प्रोग्रामिंग में ठीक था, बट वंस वी वेंट इनटू मल्टी प्रोग्रामिंग एरा, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग, तो फिर क्या हो गया, वी स्टार्टेड हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इनसाइड आवर सिस्टम। तो फिर जब सीपीयू अगर आईओ के लिए वेट करेगा, सो इट्स गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए फिर प्रोग्राम्ड आईओ जो है वो इरेलीवेंट हो गई थी, या उनका ओवरहेड जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इन अ टिपिकल प्रोग्राम्ड आईओ केस ऑपरेशन का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले सीपीयू रिक्वेस्ट आईओ ऑपरेशन के जो भी रीड या राइट ऑपरेशन करना है, देन आईओ मॉड्यूल जो है वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, देन आईओ मॉड्यूल सेट स्टेटस बिट कि जी ये ऑपरेशन हो गया है या नहीं हो गया। सीपीयू जो है वो उस बिट को पीरियडिकली चेक करता है। तो उसको जो चेक करने का तरीका है कि मेरा डिजायर्ड काम हो गया है या नहीं हो गया,
once the job is done, IO module sets the status bit. CPU को लेकिन वो नहीं बताता, ठीक है। तो IO module, ये CPU लगा है आपका, और यहाँ पे आपका IO मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि किसी डिवाइस इसके साथ अटैच है जिस पे काम कर रहा था। तो इन दिस केस IO मॉड्यूल जस्ट सेट स्टेटस बिट, ठीक है। और स्टेटस बिट को चेक करना वो CPU का काम है। CPU बार बार स्टेटस बिट को चेक कर रहा होगा कि जी ये काम हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे स्टेटस बिट से लगेगी, तो इसको periodically चेक करता था। IO मॉड्यूल जो वो CPU को इन्फॉर्म नहीं करता, ये कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है, और ना ही CPU को इंटरप्ट करता है। सो CPU में वेट और कम बैक लेटर। तो CPU जो है वो मुसलसल भी इसको चेक कर सकता है, या ये हो सकता है कि फिर इसको चेक ना करे और बाद में दोबारा आ जाए। तो अर्ली डेज के जो मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम थे उनमें यही हुआ कि CPU को चूंकि इसको बार बार चेक करता था, CPU इसके साथ इंगेज होता था, तो बाकी प्रोग्राम्स भी थे। तो CPU क्या करता था कि इसको रोक देता था, प्रोग्राम को जो भी जिसके लिए चल रहा है, तो ब्लॉक स्टेट में चला जाता था, और CPU एक और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के दौरान या उसके थोड़े टाइम के बाद इसको बार बार चेक करना पड़ता था CPU को कि भाई ये कोई ऑन ये स्टेटस जो है वो क्या आ रहा है उसका, उसने जॉब कर ली है या नहीं कर ली। तो ये प्रोग्राम IO में तरीकाकार था। अब इसमें तरीका क्या था, CPU जो है एड्रेस इशू करता है, अभी भी सिमिलर टाइप का ही है। CPU जो है उस डिवाइस का एड्रेस इशू करता है, और उस एड्रेस के थ्रू पहले सबसे पहले मॉड्यूल को आइडेंटिफाई किया जाता है, और मॉड्यूल पे अगर मोर देन वन डिवाइसेस हैं तो फिर वो एड्रेस डिफरेंट हो जाते हैं, वो उससे आप डिवाइसेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं उसी एड्रेस से। फिर CPU जो है वो इशू करता है कमांड, और उसमें जैसे कंट्रोल की है तो कंट्रोल में बताता है कि जी करना क्या है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि स्पिन अप द डिस्क है, अब अगर कोई हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसको स्पिन करना है, कितना स्पिन करना है, तो CPU इज टेलिंग दिस, ठीक है। तो ये अर्ली डेज में ही होता, अब ये काम नहीं होता। इसी तरह स्टेटस वगैरह चेक कर रहा है, पावर एरर, ऑपरेशन डन और नॉट डन। इसी तरह रीड राइट वगैरह की कमांड है कि जी रीड करना है या राइट करना है, क्या करना है, ये सारी कमांड वहाँ से आती हैं। प्रोग्राम IO के अंदर जो है, चूंकि आपका CPU सारा काम कर रहा है जिस तरह से मेमोरी के साथ डायरेक्ट करता है, सो इट वाज क्वाइट लाइक मेमोरी एक्सेसेस इन टर्म्स ऑफ CPU व्यू पॉइंट। तो जिस तरह मेमोरी एक डिवाइस थी, इसी तरह एनी अदर IO वाज जस्ट अनदर डिवाइस इन द एरा ऑफ प्रोग्राम्ड IO। तो हर डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाता था, और CPU जो है उसके अंदर वो यूनिक आइडेंटिफायर होता था या जो भी एड्रेस होता था। तो अब उसके दो तरीके, दो मैकेनिज्म्स यूज होते थे उसमें प्रोग्राम्ड IO में, जो फॉर IO मैपिंग के IO की जो एड्रेस मैपिंग है या एड्रेसेस हैं वो किस तरह से हुई थी। एक होती थी मेमोरी मैप्ड IO और दूसरी होती थी आइसोलेटेड IO। मेमोरी मैप्ड IO के अंदर डिवाइसेस और मेमोरी जो है वो एक ही एड्रेस स्पेस शेयर करती थी, ठीक है। मीन्स के एक ही बड़ा लार्जर एड्रेस है, वो पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद डिवाइसेस का है, तो उसी में आपका मेमोरी के भी एड्रेसेस हैं और इसी में आपके आईओस के भी एड्रेसेस हैं। आजकल ऐसा नहीं होता, अलग ही एड्रेसेस होते हैं। और IO was just like you are accessing memory, and so there were no special command। तो एक बड़ा सेट होता था कमांड्स का जिससे सारी मेमोरी और iOS दोनों हैंडल हो जाती थी। और दूसरा मैकेनिज्म जो है दैट वाज आइसोलेटेड IO। आइसोलेटेड IO के अंदर वी डू हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस, एंड फॉर दिस वी नीड IO और मेमोरी सेलेक्ट लाइंस, और जिसके थ्रू बता ये लगता था कि जी ये एड्रेस जो जनरेट हो रहा है ये मेमोरी का है या IO का है, ठीक है। तो वो लाइन्स ही अलहदा होती थी, फिजिकली वो लाइन अलहदा थी। तो IO के लिए जो है वो कमांड सेपरेट थी, मेमोरी के लिए कमांड सेपरेट थी, तो अपनी अपनी सेट ऑफ कमांड्स थी। इट मींस स्मॉलर सेट और लिमिटेड सेट इज अवेलेबल टू बोथ ऑफ देम अलहदा अलहदा से। तो अब प्रोग्राम्ड IO में सबसे बड़ा मसला जो हमने डिस्कस किया दैट वाज CPU वेटिंग। तो CPU वेटिंग को ओवरकम किया गया फिर इंटरप्ट ड्रिवन IOs के थ्रू। तो यहाँ पे फिर ये इंटरप्ट्स का फॉर IO कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि आप रादर देन के जी CPU बार बार आके चेक कर रहा है, डिवाइस जो है वो खुद से CPU को बताए
कि जी आपकी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, या जो भी उसमें इंटरेक्शन सीपीयू ने प्रोवाइड करनी है वो सीपीयू को उसके बारे में बता दिया जाए। ठीक है, तो जब भी डेटा का या वो जो डिवाइस है वो रेडी है, तो आईओ मॉड्यूल जो है सीपीयू को इंटरप्ट कर देता है, खुद से बता देता है कि जी ये काम जो है ये तैयार है करने के लिए, या ये काम हो चुका है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आईओ मॉड्यूल से थ्रू इंटरप्ट जाती है। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है जी? सबसे पहले इन केस ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, सीपीयू इश्यूज फॉर एग्जांपल अ रीड कमांड, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और ये रीड कमांड जो है ये पेरिफेरल से सीपीयू को जाती है वाया द आईओ मॉड्यूल। आईओ मॉड्यूल उस के लिए लेट्स से रीड है तो डेटा फेच करता है, और फिर सीपीयू जो है इस दौरान में कोई और काम करता है। जब वो डेटा फेच हो जाता है तो आईओ मॉड्यूल जो है वो सीपीयू को कहता है जी कि ये डेटा मैंने रेडी कर लिया है, तो दिस इज रेडी। तो सीपीयू को पता लगता है, तो वो उसी तरह आईएसआर हर इंटरप्ट के अगेंस्ट एक सर्विस रूटीन या हैंडलिंग रूटीन होती है, तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के थ्रू सीपीयू जो उस डेटा को फिर एक्सेस कर देता है और आईओ मॉड्यूल जो उस डेटा को फिर ट्रांसफर करता है। इंटरप्ट प्रोसेसिंग की बात करें तो उसके में मल्टीपल स्टेप्स हैं, कुछ हार्डवेयर लेवल पे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो काम हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग विद दिस, कि आपका जो भी डिवाइस कंट्रोलर है या आईओ मॉड्यूल है या कोई भी जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इट इश्यूज एन इंटरप्ट। और प्रोसेसर जो है वो क्या कर रहा होता है, किसी न किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो हमने ये शुरू में ही बात की थी इंस्ट्रक्शन साइकिल में कि हर इंस्ट्रक्शन साइकिल के एंड में क्या कर देते हैं, हम इंटरप्ट चेक का एक स्टेप डाल देते हैं। तो हर इंस्ट्रक्शन के एंड में जब वो चेक होते होते जिस वक्त ये इंटरप्ट जनरेट हुआ है, तो हार्डवेयर लाइन में आ जाता है, जो इंटरप्ट लाइन है उसके अंदर, तो उसे पता लगता है, सीपीयू चेक करता है कि जी ओके देयर इज एन इंटरप्ट। तो प्रोसेसर एक्नॉलेज कर देता है उस इंटरप्ट की एक्नॉलेजमेंट के, जी भाई हाँ जी पता लग गया ये इंटरप्ट है, तो उस इंटरप्ट को वहां से उठा लेता है लाइन से। फिर अब क्या होता है कि प्रोसेसर ने उस इंटरप्ट को प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसेसर क्या करता है कि वो भी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है पूरा, जो आपका प्रोग्राम की जो उस वक्त कंडीशन है उसको पुश करता है ऑन टू कंट्रोल स्टैक। ठीक है, जितना भी है पर्टिकुलरली पीसी और बाकी जो रजिस्टर्स वगैरह की स्टेट है उसे वहां पे करता है। और फिर देन प्रोग्राम प्रोसेसर जो है वो लोड कर लेता है पीसी के अंदर किसका एड्रेस, स्टार्टिंग जो भी इंटरप्ट आया था उसकी सर्विस रूटीन का, जो भी आईएसआर होगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वो मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेटेड होगी, वो लोडेड होगी। तो उस आईएसआर के एड्रेस को लोड कर देता है पीसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हार्डवेयर का काम होता है। इसके बाद जो है बाकी जो प्रोसेसर की स्टेट है उसको भी सेव कर दिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है इंटरप्ट को, मींस कि उस आईएसआर को चलाया जाता है। जब वो आईएसआर कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद प्रोसेसर की स्टेट को रिस्टोर किया जाता है, और पुराना जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है और पीसी की वैल्यू उसको रिस्टोर कर देते हैं। सीपीयू के व्यू पॉइंट से देखें तो सीपीयू क्या करता है इसमें, जो मैंने बात की कि सीपीयू कोई भी आईओ रिलेटेड कमांड इशू करता है, तो फॉर एग्जांपल रीड कमांड इशू की है, तो उसके बाद सीपीयू जो है अब उसका काम उसके साथ डायरेक्ट खत्म हो जाता है, वो उस आईओ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, इट स्टार्ट डूइंग सम अदर वर्क। और सिर्फ उसका काम क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम जब वो चला रहा है तो हर इंस्ट्रक्शन साइकिल के एंड में वो इंटरप्ट को चेक करता जाता है। इफ इंटरप्टेड तो वो क्या करता है, जैसे अभी हमने कहा कि उस कॉन्टैक्ट्स को सेव करता है, जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसको सेव करता है और प्रोसेस करता है उस इंटरप्ट को। ठीक है, तो अब रीड की जूंगे थी, तो रीड के केस में उस डेटा को फेच करेगा और मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये उसी की थोड़ी डिपिक्शन दी हुई है कि आपका लेट से इंटरप्ट अकर हो रहा है और फिर उसके बाद वो इंटरप्ट प्रोसेस हुआ और यू आर रिटर्निंग फ्रॉम इंटरप्ट। तो आप लेट से यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी n+1, सो राइट नाउ यू वुड बी एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन नंबर n। ठीक है, तो आप n चला रहे थे, तो पीसी की वैल्यू क्या होगी, n+1, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। तो देयर वर सम जनरल रजिस्टर्स और
इसी तरह स्टैक पॉइंटर था विच वाज ऑन T-M, ठीक है जी, T-M के ऊपर ये स्टैक पॉइंटर की वैल्यू थी, सॉरी डी के ऊपर थी। और अब जब के ये इंटरप्ट अकर हुआ तो इंटरप्ट जो है उसकी जो सर्विस रूटीन है इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम y टिल y+L, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपके जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं इनके वैल्यूज जो हैं वो पुश कर देगा आपके कंट्रोल स्टैक के ऊपर कि जी ये आपका कंट्रोल स्टैक जो है ये इसके ऊपर ये वैल्यूज वो डालना शुरू कर देगा। जब इसके ऊपर ये वैल्यूज डाल देगा तो फिर ये इसके बाद ISR को एग्जीक्यूट करेगा। तो ISR को एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होगा कि पीसी के अंदर जहाँ पे ये था इसको सेव करेगा मेमोरी के अंदर, ये और मेमोरी में स्टोर करते 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 सबसे आखिर में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आ रही है इस कंट्रोल स्टैक पे। तो अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये इस ISR को चलाएगा, ठीक है। ISR को चलाएगा तो ISR का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको लोड कर लेगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर, तो मींस इट विल लोड Y। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये चलते 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 आखिर में जो लास्ट एड्रेस है दैट इज द रिटर्न एड्रेस। तो आखिरी क्या है जी, y+L होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू तो ये थी T-M पे था, चूंकि वो यहाँ तक पहुँचा हुआ था जब इसको प्रोसेस किया। यहाँ से फिर y+L से चूंकि दिस इज द लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये प्रोग्राम जो है रिटर्न होके वापस आएगा और वापस आके आपका फिर यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है। सो इट विल लोड देन इवेंचुअली जब रिस्टोर होगा तो n+1 को कहाँ रिस्टोर करेगा वापस, इसके बाद यहाँ पे n इस जगह पे n+1 जो है वो वापस प्रोग्राम काउंटर के अंदर उसको लोड कर देगा। और साथ ही ये जो है कंट्रोल स्टैक से सारी चीज़ें ये भी पॉप होके वापस जो है इसमें लोड कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके कंट्रोल स्टैक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि जी कहाँ पे से स्टोर करता है, कौन सा मैकेनिज्म है। सो ये अर्ली डेज का है जिसमें आपका जब वो प्रोग्राम में स्विच करता था तो वापस उसी प्रोग्राम को रिज्यूम करता था। मॉडर्न डेज में चूंकि और प्रोग्राम भी रिज्यूम हो सकते हैं तो जनरली फिर वो कंट्रोल स्टैक की बजाय इसको वापस PCB में वैल्यूज को भेज देता है, ठीक है। तो वो इट मे वेरी स्लाइटली, लेकिन जो मेन चीज़ है कि प्रोग्राम जहाँ पे स्टॉप हुआ था ये वाला, यही चीज़ दोबारा से लोड हो जाएगी। और बीच में क्या लोड हुआ था, ISR पूरी कंप्लीट होने के बाद वापस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आपने रोका था, ठीक है जी। अब इसमें कुछ डिज़ाइन इश्यूज हैं। डिज़ाइन इशू ये है कि नंबर 1, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मॉड्यूल विच इज़ कॉज द इंटरप्ट, ठीक है। तो मॉड्यूल कौन सा है जिसने उस इंटरप्ट को कॉज किया है और कैसे पता लगेगा। और दूसरा ये हाउ डू यू डील विद मल्टीपल इंटरप्ट्स, कि जी अगर मल्टीपल इंटरप्ट आ रहे हैं तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। तो वो जो पहला केस है कि मल्टीपल मॉड्यूल की जी किसने इंटरप्ट जो है वो जनरेट किया है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए मल्टीपल मैकेनिज्म जो है वो यूज होते रहे। वन ऑफ देम इज यू कैन हैव मल्टीपल इंटरप्ट लाइन, ठीक है जी। तो आपके मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस हो सकती हैं और हर मॉड्यूल से जो है वो एक इंटरप्ट लाइन आ रही है। लेकिन जब हर मॉड्यूल से एक इंटरप्ट लाइन आएगी तो आपका जो नंबर ऑफ मॉड्यूल सिस्टम पे लग सकते हैं उनसे जो डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट लिमिटेड, ठीक है। तो वो लिमिटेड हो जाती हैं काफ़ी। और जो सर्किट और जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है CPU का भी और बिटवीन CPU एंड दी अदर डिवाइसेस, क्योंकि मल्टीपल लाइंस आ रही होंगी। दूसरा है सॉफ्टवेयर पोल। सॉफ्टवेयर पोल में इंटरप्ट लाइन एक ही है और उस इंटरप्ट लाइन में जब भी इंटरप्ट आया होगा तो CPU इज गोइंग टू आस्क ईच मॉड्यूल इन टर्न कि भाई पता करे कि जी किसने जो है इसको जनरेट किया है। तो जो ये मैकेनिज्म है उसमें फ़ायदा तो यही है कि जी लाइन मल्टीपल नहीं है, यू जस्ट नीड वन लाइन। लेकिन नुकसान ये है कि इट्स गोइंग टू बी स्लो बिकॉज CPU इज गोइंग टू आस्क एवरीवन कि जी किसने जो है वो ये इंटरप्ट जनरेट किया हुआ है। थर्ड जो है वो ये कॉमनली यूज भी होता रहा है, डेजी चेन और हार्डवेयर पोल। डेजी चेन में क्या है कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो है इट्स सेंड डाउन एज अ चेन
तो वो सिंगल लाइन है तो उसके अंदर मल्टीपल इंटरप्ट जो हैं वो जमा हो जाते हैं। और अब जिसने भी वो इंटरप्ट मॉड्यूल ने जो जो जनरेट किया होता है वो क्या करते हैं, वो अपने इंटरप्ट वेक्टर उस बस पे प्लेस कर देते हैं। और सीपीयू जो है उस इंटरप्ट वेक्टर को देखते हुए आइडेंटिफाई करता है कि जी रूटीन कौन सी है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उस आईएसआर पे चला जाता है और आईएसआर से उस डिवाइस को हैंडल करना शुरू कर देता है। ठीक है, लास्ट जो मेथड है दैट इज बस मास्टरिंग। ये काफ़ी यूज़ होता है मॉडर्न, इसके काफ़ी यूजेज है। बस मास्टरिंग क्या आती है कि जब भी किसी भी मॉड्यूल ने कोई भी इंटरप्ट जनरेट करना है, सो दे नीड टू क्लेम द बस मास्टर। तो बस मास्टर इज लाइक अ टोकन, तो एक टोकन की तरह है कि जिसके पास वो टोकन होगा वही इंटरप्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये पीसीआई और स्कजी जो इसके अंदर ये मैकेनिज्म शुरू हुआ था पीसीआई बेसिस और स्कजी बेसिस में। और उसमें फिर तरीक़ेकार ये है कि जो भी यूज़ करना चाह रहा है, जो भी मॉड्यूल जो है इंटरप्ट जनरेट करना चाह रहा है, वो सबसे पहले जो है ना उस बस मास्टर को क्लेम करेगा और बस मास्टर जिसके पास आ जाएगा वही फिर जो है इन मॉड्यूल जो है वो उसके इंटरप्ट को प्रोसेस किया जाएगा। अब ये इंटरप्ट की प्रोसेसिंग करना और ये सारी एक्टिविटी को हैंडल करना ये सीपीयू का काम है। सीपीयू जो है वो इंटरप्ट की प्रोसेसिंग करता है, वो सारे काम कर रहा होता है। इसी तरह दूसरा ये कि मल्टीपल इंटरप्ट्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या है जी, उसमें ये कि एक तो हर इंटरप्ट लाइन जो उसकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो वी जनरली डू हैव मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस। तो बेस्ड ऑन द इंटरप्ट प्रायोरिटी के जितनी कितना इंपॉर्टेंट इंटरप्ट है उसको उसी लाइन में प्लेस किया जाता है। और इसमें मैकेनिज्म ये होता है, दो तरह के इंटरप्ट्स हैं, पहले भी शायद आपसे पूछा भी था, हमने अर्ली डे उसमें पढ़ा था। सीक्वेंशियल इंटरप्ट होते हैं और नेस्टेड इंटरप्ट्स होते हैं। तो सीक्वेंशियल इंटरप्ट में तो सबकी एक ही प्रायोरिटी है, तो अगर आपकी सिंगल लाइन होगी तो सब सीक्वेंशियल होंगे, एक प्रोसेस होगा फिर दूसरा होगा। विद मल्टीपल लाइन एवरी लाइन एज अ प्रायोरिटी, तो उसमें फिर जो है वो नेस्टेड आपके इंटरप्ट्स हो सकते हैं। तो हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है दे कैन इंटरप्ट लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स। ठीक है, जो भी। और अगर बस मास्टरिंग आपने यूज़ की हो तो फिर जो करंट मास्टर है जिसके पास है सिर्फ वो इंटरप्ट कर सकता है अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। सो इट कैन इंटरप्ट द लो प्रायोरिटी लाइन इंटरप्ट एज वेल। नेक्स्ट मैकेनिज्म है जी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मेरे ख्याल है ब्रेक कर लें 15 मिनट की, उसके बाद फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर।
ओके जी, लेट्स रिज्यूम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। सो दो हमने मेजर मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन वाज वेरी ओल्ड प्रोग्राम्ड आईओ, और प्रोग्राम्ड आईओ में क्या था कि जी सीपीयू वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज। देन वी गॉट इंटरप्ट ड्रिवन आईओस। इंटरप्ट ड्रिवन के बाद आ गया आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी यूज करता है इंटरप्ट्स को ही, बट इसके अंदर डीएमए इज लाइक अ डेडिकेटेड सॉर्ट ऑफ अ मिनी प्रोसेसर। और डीएमए में क्या हो गया कि आपका जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द आईओस, उसको विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन डायरेक्ट मेमोरी तक पहुंचा दिया गया। ठीक है जी। उस डेटा की ट्रांसफर को इनिशिएट करना या उसको क्लोज करना, उस वक्त सीपीयू की इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेटा ट्रांसफर होना है, लेट्स से एक बल्क ऑफ डेटा है जो कि ट्रांसफर होना है, वो सीपीयू ने नहीं करना। प्रोग्राम्ड आईओ के केस में भी वो सीपीयू इन्वॉल्व होता था, और जो अर्ली डेज की आपकी इंटरप्ट ड्रिवन आईओस थी उनमें भी सीपीयू इन्वॉल्व होता था। सो वी गॉट द डीएमएस। डीएमएस ने क्या किया, दे गॉट अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसलिए उनका नाम डीएमए कर दिया गया। दे वर लाइक अ प्रोसेसर के जिसमें जो सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट थी उसको मजीद कम किया गया, और सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट को कम करके जो डीएम है उसने ये काम करना शुरू कर दिया। सो डीएमए कंट्रोलर इट टेक्स ओवर फ्रॉम सीपीयू फॉर आईओस। तो वो जो सीपीयू काम करता था कि एक बड़ा बल्क ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना है, उससे वो जॉब ले ली, और सीपीयू सिर्फ रिक्वेस्ट करता है, इट आस्क्स टू द डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर जो है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स, आईओ मॉड्यूल्स या कंट्रोलर, आईओ कंट्रोलर्स जो हैं स्पेसिफिक, उनकी मदद से उस डेटा को ट्रांसफर करता है। वंस द जॉब इज डन, देन इट इन्फॉर्म्स द सीपीयू अबाउट द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। तो डीएमए का मैकेनिज्म क्या है, उसी तरह इट्स अ बिट मोर सोफिस्टिकेटेड मॉड्यूल और डिवाइस। सो वी डू हैव अ कंट्रोल लॉजिक जो कि उसका मेन कोर ब्रेन है, और जिससे डिफरेंट किस्म की कंट्रोल सिग्नल्स निकल रहे हैं। जिस तरह इंटरप्ट लाइन है, ये वी हैव रीड लाइन, वी हैव राइट लाइन, जो इनके थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं कि रीड रिक्वेस्ट है या राइट रिक्वेस्ट है। देन वी डू हैव डीएमए request and DMA acknowledgement as well. DMA request is sent from DMA to the outside, and DMA acknowledgement comes towards the DMA. इसी तरह हमारे डेटा से रिलेटेड रजिस्टर हैं, तो जिसमें जो डेटा है उसको बफर करने के लिए वी डू हैव डेटा रजिस्टर्स। देन वी हैव डेटा काउंट जो कि काउंटर होता है, विच कीप ट्रेक्स ऑफ कि जी कितना डेटा जो है वो ट्रांसफर इन या आउट हो चुका है। एंड देन वी डू हैव एड्रेस लाइंस एज वेल। इसी तरह एड्रेसेस जो उनको क्योंकि बफर भी किया जा सकता है, सो दे मे कम थ्रू द डेटा लाइन एंड दे कैन गेट बफर्ड इनटू द एड्रेस लाइन एज वेल। तो ये हमारा डीएमए का जो है वो एक इंटरफेस है। इसी के थ्रू जो है वो डीएमए जो है वो कनेक्ट हुआ होता है विद द सीपीयू। सो सीपीयू टेल्स द डीएमए, जब भी डीएमए का ऑपरेशन का तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू जो है वो डीएमए को बताएगा कि जी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड करना है, राइट करना है, फिर किस जगह पे रीड राइट करना है, कौन सी डिवाइस के ऊपर, उसका एड्रेस क्या है, और इसी तरह जब वो रीड या राइट करना है तो वो कहाँ से उठाना है या कहाँ पे प्लेस करना है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो डिवाइस का एड्रेस बता रहा है, और मेमोरी के अंदर कौन सा ब्लॉक ऑफ डेटा है जिसको जाके डिवाइस पे राइट करना है, या जो डिवाइस से उठा के ला रहे हैं वो मेमोरी में कहाँ पे ला के प्लेस करना है, और फिर कितना डेटा जो है वो ट्रांसफर करना है। ये चीज़ें सीपीयू जो है वो डीएमए को बता देता है। इसके बाद ये सारे काम करना, इस डेटा को ट्रांसफर करना, इट मे बी मेनी ब्लॉक्स ऑफ डेटा, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डेटा, ये सारे ट्रांसफर करना किसका काम है, वो डीएमए का काम है, वो सीपीयू नहीं करता। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइक अ प्रोसेसर। और सीपीयू जो इस दौरान में अपना बाकी सारा काम करता है, डीएमए जो वो सारी की सारी जो है वो ट्रांसफर कर लेता है। एंड एट द एंड डीएमए कंट्रोलर सिंपली सेंड्स एन इंटरप्ट टू द सीपीयू टू टेल्स कि भाई ये काम जो ये परफॉर्म कर लिया गया। अच्छा, अब चूंकि डीएमए जो है वो भी उसी सिस्टम बस के साथ अटैच होता है जो आपकी जिस पे सीपीयू और मेन मेमोरी है, तो डीएमए एक्चुअली स्टील्स अ फ्यू साइकिल फ्रॉम द सीपीयू, जिसको कहा जाता है इस फिनोमेना को डीएमए साइकिल स्टीलिंग, ट्रांसफर साइकिल स्टीलिंग। डीएमए कंट्रोलर जो है वो बस को लेता है फॉर द ट्रांसफर,
और जब भी कोई भी एक वर्ड या जो चंक ऑफ डेटा है, वर्ड लिखा है वैसे इट वुड बी बेटर टू हैव अ चंक, वो चंक ऑफ डेटा जब भी उसने ट्रांसफर करना है तो डीएमए क्या करेगा, उसी जो है बस को यूज करेगा. सो इन अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर इट्स कनेक्टेड लाइक दिस कि जी ये सीपीयू, मेमोरी और डीएमए तीनों कनेक्टेड हैं. So we do have CPU, we do have DMA, and we have memory to this system bus, and we have, let's say, IOs connected to the IO module जो है वो हमारे connected हैं और उनके साथ फिर devices connected हैं to this system bus. तो अब इसमें क्या होगा कि DMA ने जब भी डेटा यहाँ से ट्रांसफर करना होगा इसको, तो ये बस जो है ये बिजी कर लेगा. तो सीपीयू जो है वो अपना रेगुलर काम नहीं कर सकता. तो दिस इज कॉल्ड डीएमए ट्रांसफर साइकिल स्टीयरिंग, एंड इट्स नॉट एन इंटरप्ट. और व्हेनेवर सीपीयू वांट्स टू एक्सेस दिस बस इट गेट्स सस्पेंडेड. ठीक है जी, कोई भी जब भी वो करना है. सो सीपीयू को थोड़ा स्लो कर देगा, बट नॉट एज मच एज जो पहले वाले केसेस थे जिसमें सीपीयू खुद उसको कर रहा होता है. अब इसके लिए फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि यूज की जा सकती है. जो मैंने ड्रॉ की, दिस इज द मोस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर साइकिल स्टीयरिंग ज्यादा होती है, बिकॉज ये जो प्रोसेसर है it's connected to this device. DMA is connected to sorry, not a device, to the bus. DMA is connected to the bus, IO is connected to this system bus, and there may be multiple IOs, and then memory is connected to this bus. So this is called single bus and detached DMA controller. Detached means that with the IO it's detached. Next we will see the attached one, जिसमें IO जो है वो DMA से connected होगी. So इसमें चूंकि IO जो है वो भी बस से connect है, हर चीज है. इसका फायदा ये है कि दिस इज क्वाइट एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर. आप जितनी मर्जी डिवाइसेस लगाते जाएं, लेकिन नुकसान ये है कि फिर स्टीलिंग ज़्यादा होती है इसके अंदर, बिकॉज जब भी ट्रांसफ़र होगी तो बस जो है वो 2 बार यूज़ होगी. फर्स्ट टाइम आईओ टू डीएमए एंड देन डीएमए टू मेमोरी. तो जब भी डेटा ट्रांसफ़र होना होगा तो आईओ से ये डीएमए लेके आएगी और फिर डीएमए से इस मेमोरी में प्लेस करेगी. तो ये 2 बार जो है इस बस को यूज किया जाएगा. सो सीपीयू विल गेट सस्पेंडेड ट्वाइस. दूसरा है सिंगल बस एंड इंटीग्रेटेड डीएमए कंट्रोलर. सो इन दिस यू कैन सी दैट there is single bus and it has DMA or may have multiple DMAs, and these DMAs they are controlling their own IOs depending upon. So in this such a case you are going to have specific type of DMA, let's say USB type DMA, and this is another DMA, and this controller is supporting maybe supporting more than one device, like in this case, and here it's supporting just one device. और हर ट्रांसफर जो है उसके अंदर जो सिस्टम बस है, यहाँ पे बस से मेरा सिस्टम बस है, इट यूजेस इट ओनली वंस. जब आईओ से डीएमए या डीएमए से आईओ में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, सो इट डज नॉट यूज दिस बस. तो ये साइकिल आपका सेव हो जाता है. ओनली वंस द डेटा इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएमए टू मेमोरी, at that time CPU will get suspended because this bus is busy at the moment, और CPU जो इसको यूज नहीं कर सकेगा. थर्ड जो केस है, अब इसके अंदर जो है ये डीएमए आईओस की स्केलिंग का मसला होता है, because with the fixed interface to the DMA you are going to have fixed number of devices. So DMA can be connected within instead of directly to the devices, can be connected with the IO buses. ये बड़ा कॉमन मॉडल है इस वक्त भी कि आपके डीएमए जो होते हैं उनके साथ मल्टीपल बसेस और यूएसबी बस होगी, आपकी स्केजी बस होगी. तो हर एक की अपनी बस होती है हर आईओ की, और बेस्ड ऑन इट्स ओन स्टैंडर्ड. तो आपका जो डीएम है साइकिल स्टीयरिंग इसमें भी वही एक होगी, लेकिन दिस इज अ मोर कॉन्फ़िगरेबल, मोर स्केलेबल आर्किटेक्चर, जिसके अंदर ज्यादा आईओस जो आप अटैच कर सकते हैं. सो IO, so these IOs they can be connected to this DMA and they can communicate. So हर जो transfer है it will yes definitely use the bus once, CPU is suspended once, but this is a more scalable architecture. So depending upon your own architecture it will have that. एक एग्जांपल DMA कंट्रोलर है Intel i237 जो कि 8086 फैमिली के लिए बेसिकली था. और whenever इसका प्रोसेस क्या है, जब भी इसने काम करना है, whenever your DMA module needs bus, तो जब भी उस DMA ने बस को यूज करना है तो वो क्या करता है, होल्ड सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को,
और CPU इसको अलाउ करता है with the hold acknowledgement signal HLDA and then DMA can use the bus. अब एक एग्जांपल केस है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द डिस्क, तो मेमोरी में पड़ा है डेटा, उसको डिस्क पे मींस के राइट करना है आपने, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, डिवाइस विल रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ DMA बाय पुलिंग DMA रिक्वेस्ट हाई, उस लाइन को एनेबल करेंगे और DMA विल पुट हाई ऑन एक्नॉलेजमेंट, तो वो क्या करेगा, जो होल्ड रिक्वेस्ट है उसको एक्नॉलेज करेगा। CPU जो है वो जो भी इस वक्त उस बस के साथ, सिस्टम बस के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, इट विल फिनिश दैट और इट विल रिस्पॉन्ड बाय पुटिंग हाई ऑन होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो DMA ने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसके जवाब में जो है CPU ने उसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट जो है भेजी है, और जितने टाइम अब ये DMA ये काम करेगा, इतने दौरान में आपके जो होल्ड है इट विल रिमेन एक्टिव फॉर द DMA। DMA फिर क्या करता है जी, DMA एक्नॉलेजमेंट भेजता है टू द डिवाइस, डिवाइस को जब ये DMA एक्नॉलेजमेंट जाती है तो ये ट्रांसफर को स्टार्ट कर देती है। वंस के जी ये ट्रांसफर जो स्टार्ट हो सकती है, इसके बाद जो DMA वो स्टार्ट करेगा ट्रांसफर को, और ये एक्टिविटी क्या हो रही है, यू आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, मींस के मेमोरी से रीड करना है और डिस्क पे राइट करना है। तो ये क्या करेगा, ये कमांड इशू करेगा मेमोरी रीड की मेमआर, एंड देन इट एक्टिवेट्स IO राइट। ठीक है, तो ये IO के ऊपर राइट की कमांड इशू करता है, मींस कि इसे एक एक्टिविटी में दो चीजें होनी है ना, मेमोरी से रीड होना है फ्रॉम अ स्पेसिफिक एड्रेस और IO पे राइट होना है ऑन टू अ स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ दैट IO और पेरिफेरल। और जो डेटा ट्रांसफर होगा, DMA will keep incrementing the counter. So in the counter, it will put the maximum amount of data that has to be transferred, or with each transfer, it will keep on decrementing until that the counter reach to the 0. ठीक है जी, तो एड्रेस का पॉइंटर जो है, एड्रेस इंक्रीज होता जाएगा और काउंटर डिक्रीज होता जाएगा, तो काउंटर जब 0 हो गया, इट मींस कि जो होल डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड। DMA इस पे फिर क्या करेगा, जो HRQ है उसको डिसेबल कर देगा जो होल्ड रिक्वेस्ट थी, बिकॉज नाउ द डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड विल गिव बस बैक टू द CPU, तो CPU को जो है ये बस वापस मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स, और ये उसका आर्किटेक्चर है। सो यू कैन सी दैट दिस DMA इज ऑन द बस, main memory is on the bus, and then eventually at the end you do have the disk controllers। और ये जितनी भी इनकी कम्युनिकेशन हो रही है इसमें, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये होल्ड रिक्वेस्ट इट्स बीन सेंट टू द CPU, जिसके जवाब में CPU जो है वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और ये होल्ड रिक्वेस्ट जो है इट रिमेन्स एनेबल, क्योंकि CPU ने होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजी भी है इस होल्ड रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। सो CPU नोज कि जी मैंने चूंकि एक्नॉलेज किया हुआ इस होल्ड रिक्वेस्ट को, सो आई कैन नॉट यूज दिस सिस्टम बस, अदरवाइज वो प्रॉब्लम होगा। और जब ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो DMA को जो डिवाइस ने रिक्वेस्ट की थी यहाँ से, उसके अगेंस्ट में ये एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि यस मैं आ रहा हूँ, इस डेटा को ट्रांसफर करने लगा हूँ। इसके बाद DMA जो इस डेटा की ट्रांसफर जो है वो शुरू कर देता है, और शुरू करने का वही तरीका है कि जी मैं मेमोरी से उस डेटा को प्ले उठाया जाता है और उस डेटा को उस डिस्क को पास कर दिया जाता है। एक और इसमें अनाउंसमेंट आई थी फ्लाई बाय DMA। DMA जो है उसमें फ्लाई बाय DMA में क्या है, डेटा डज नॉट पास थ्रू एंड इज नॉट स्टोर्ड इन DMA चिप, और DMA इज ओनली बिटवीन IO पोर्ट इन द मेमोरी, नॉट बिटवीन टू IO पोर्ट्स और टू मेमोरी लोकेशंस। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि जी डेटा को जो है वो डायरेक्टली उठाकर मल्टीपल चैनल्स में प्लेस किया जाता है, और उन चैनल्स के थ्रू जो है वो अलग-अलग डेटा को जो वो पास किया जाता है। तो वो जो मल्टीपल DMA के चैनल्स हैं वो ही उठा के मेमोरी से उस डेटा को लेके उन डिवाइसेस के ऊपर जाके प्लेस कर लिए जाती हैं, और हर चैनल जो वो अलग-अलग प्रोग्राम हुआ होता है। ठीक है जी, क्योंकि आपने देखा है कि जी बार बार CPU को साइकिल स्टिलिंग भी हो रही है, तो ये क्या करता है, मेमोरी टू मेमोरी जो डेटा का ट्रांसफर है वो इसके अपने जो रजिस्टर्स हैं जो DMA के, उनके थ्रू कर रहा होता है। एग्जाम्पल केस में जो यही 8237 का है, इसके अंदर देयर वर 4 DMA चैनल्स। तो 4 DMA चैनल्स का मतलब ये है कि
उसके पास 4 चैनल्स हैं जिसकी वजह से वो 4 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, और उनके नंबर जो है दे आर फ्रॉम 0 to 3। और बट स्टिल इसकी कॉन्स्ट्रेंट ये थी कि इसका एक वक्त में उनमें से सिर्फ कोई एक चैनल एक्टिव होता था। लेटर ऑन जब एडवांसमेंट्स हुई हैं, सो नाउ वी डू हैव द चैनल्स जो कि मल्टीपल जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं इन पैरेलल ऑपरेशन। एक और डीएमए बेस पे ही कॉन्सेप्ट आ गया था जो अभी यूज भी होता है विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, दैट इज डायरेक्ट कैशे एक्सेस। जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस थी वही वाला मैकेनिज्म है, बट सिर्फ फर्क ये हो गया कि जी रादर देन कोर डीएमए के जो कि मेमोरी और आईओस के या डीएमए के बीच में कम्युनिकेशन करता है, दिस इज एक्चुअली डीएमए विद कैशे। वो डीएमए विद मेमोरी था, तो ये डीएमए जो है ना ये कैशे वाला है कि जिसमें आपको जो है ना डायरेक्ट कैशे के साथ कर देते हैं कम्युनिकेशन, बिकॉज सीपीयू इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ डेटा दीज डेज। एक सिंगल डेटा का साइज तो छोटा होता है, बट सीपीयू का क्योंकि रेट बहुत फास्ट होता है एग्जीक्यूशन का, सो इट कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ डेटा जो सिक्वेंशियली उसके पास आ जाए। तो वी डू हैव डिवाइसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी गॉट डिवाइसेस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ डेटा। इवन हमारा जो नेटवर्क डेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा, लाइक यू कैन सी वी डू हैव gigabit scale, 100 giga bits per second Ethernet, even terabits per second as well. तो जिसकी वजह से we are getting a lot of massive scale of data. अब इस डेटा को चूंकि eventually process तो CPU ने करना है, so what we can do is we can place directly this data into the cache, and this is what is happening in our modern computers now. इनमें जो आपका डेटा जो भी प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली गोज इनटू द कैशे, और कैशे से फिर वो एक तरफ सीपीयू की तरफ जाता है और दूसरी तरफ फिर मेमोरी की तरफ जाता है, क्योंकि मेमोरी का जो कंजम्पशन रेट है, मेमोरी दो के लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लेती है इन अ चंक, बट जो उसके अंदर जो स्टोर करने का रेट है दैट इज स्लो। वो हमें पता है कि मेमोरी की स्पीड स्लो होती है, जबकि जो कैशेज हैं वो फास्टर भी हैं और फिर सीपीयू के क्लोज भी हैं, सो दैट इज डायरेक्टली सेंट टू द सीपीयू। और जनरली इसके लिए जो कैशे यूज होती है दैट इज द लास्ट लेवल ऑफ कैशे। फॉर एग्जांपल इफ यू डू हैव 3 लेवल्स तो जनरली L3 कैशे यूज होगी, एंड इफ यू डू हैव 2 लेवल्स तो L2 कैशे इसके लिए यूज हो रही होगी। ठीक है, और रीजन जैसे मैंने बता दिया कि आपका जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। यू कैन सी कि जी इवन इन द वाईफाईज और इन द लैंड्स वी डू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा व्हिच इज बीन produced. So modern जो Wi-Fi standard है, they are even handling up to 6 gigabits per second data rates as well, which is quite large. तो इसका तरीकाकार क्या है? We do have these या CPU के internal जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और ये जो हमारा डायरेक्ट कैशे एक्सेस वाला मैकेनिज्म है उसके अंदर ये जो हमारी मेमोरी कंट्रोलर हब लगी हुई है, दिस इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। और ये आपका जो आईओ डिवाइसेस हैं, आईओ से डायरेक्ट डेटा आ रहा है विद द हेल्प ऑफ आवर मॉडर्न फास्ट इंटरकनेक्टिविटी। तो उसके अंदर ये जो डीएमएस का काम है, आप यहाँ से ये देख रहे हैं, एक पीसीआई लगी है और दूसरी क्यूपीआई लगी है। ठीक है जी, और पीसीआई जो है वो हमारा बड़ा मेन स्टैंडर्ड है, और इस पीसीआई एक्सप्रेस जो है, पीसीआई एक्सप्रेस, इसके थ्रू हमारी जो है वो डिवाइसेस जो फास्ट स्पीड डिवाइसेस हैं, दे गेट कनेक्टेड एंड दे सेंड डेटा ओवर टू दिस पीसीआई। तो ये एग्जैक्टली जो डायरेक्ट कैशे एक्सेस वाला काम है वो कर रही होती हैं। सो दे प्लेस डेटा डायरेक्टली ऑन टू दीज L3 कैशेस। तो यहाँ पे यू डू हैव मल्टीपल कोर्स, तो यहाँ पे आपको 8 कोर नज़र आ रही हैं, और इन 8 कोर्स के साथ जो है आपका ये लेवल 2 कैशेज हैं और फिर बीच में लेवल 3 कैशेज हैं। ठीक है जी, तो ये लेवल 3 कैशे जो है इसके ऊपर इस डेटा को ला के प्लेस किया जा रहा है। तो ये इसका आर्किटेक्चर बेसिकली जिसके अंदर ये यू डू हैव दिस टाइप ऑफ रिंग टाइप ऑफ थिंग, और ये कनेक्टेड होती है फॉर बोथ फॉर पीसीआई एक्सप्रेस और फॉर क्विक पाथ इंटरकनेक्ट जो क्यूपीआई है आपका स्टैंडर्ड। क्यूपीआई के थ्रू ये चूंकि Xeon का आर्किटेक्चर है which is a multi-processor architecture, so on this board you can have multiple other processors as well, so this is connecting to those processor, and here this is directly connected to the IO devices, और यहाँ पे आपका memory controller hub है जिसके थ्रू ये memory को जा रही है। So if an IO device is producing a data, तो वो IO से डायरेक्ट अब आप देख रहे हैं कि कहाँ आ रहा है, CPU में आ रहा है। ठीक है, इसको पहले नॉट ब्रिज कहते थे, अब ये CPU के इंटरनल ये चीज़ होती है। ठीक है, तो पहले कुछ टाइम पहले तक कि नॉट ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता था,
ये जो डायरेक्ट कैश एक्सेस थी, तो इसके अंदर मेमोरी कंट्रोलर और ये डायरेक्ट कैश एक्सेस का ये सारा सिलसिला होता था। अब उसकी जगह ये सारा इंटरनल हो गया हुआ है CPU के अंदर, एंड यू डू हैव दिस PCI, तो ये IO से डेटा प्रोड्यूस होकर डायरेक्ट जाएगा इस PCI में, यहाँ से इनवर्ट जाएगा CPU के ये मेमोरी इसमें कैशे के अंदर लेवल 3 में, और दूसरा आउटवर्ड भी जाएगा बिकॉज इवेंचुअली जो डेटा को स्टोर कहाँ होना चाहिए मेमोरी के ऊपर, तो सो इट विल प्लेस इट ऑन टू मेमोरी कंट्रोलर अब, और ये मेमोरी की तरफ चला जाएगा, तो मेमोरी पे भी स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे CPU के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ से आस्ता आस्ता मूव करेगा जिस भी उसकी तरफ जाना है उसने कोर की तरफ, जिस भी प्रोसेसिंग कोर की तरफ, ठीक है। तो ये इस वक्त एक मॉडर्न आर्किटेक्चर में ये सिलसिला यूज हो रहा है, और इसके लिए आपका ये आप देख रहे हैं PCI है, फिर देन यू कैन हैव सेपरेट अदर सिस्टम एज वेल, जिसमें आपका एक्सटर्नली स्लो स्पीड जो कनेक्शंस हैं उनके लिए अलहदा से भी हो सकता है, बिकॉज PCI इज वेरी वेरी फास्ट, तो ये आपका हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए PCI का यूज किया जा रहा था। ये DMA और इनकी मजीद अनाउंसमेंट ये थी कि वी गॉट IO चैनल्स और IO चैनल्स एंड प्रोसेसर्स। सो हमारे जो डिवाइसेस थी, चाहे वो PCI बेस्ड हैं या कोई भी हैं, जो DMA के डिवाइसेस हैं, दे बिकम मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड, दे स्टार्टेड डूइंग मोर प्रोसेसिंग, पूरे वो कंप्लीट IO प्रोसेसर बन गए, एंड दे स्टार्टेड डूइंग IO प्रोसेसिंग, IO के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है। सो इवेंचुअली व्हाट इज द मेजर benefit, they takes up CPU load, or because they become a dedicated processor, so it's more faster as well, और वो एक dedicated काम करना है, और CPU जो है वो इससे offload हो गया। So now you can see कि जी CPU जो है वो बिल्कुल independently अपना core काम कर रहा होता है, डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है CPU को, जो भी उसने डेटा रिक्वेस्ट किया होता है, और उसके लिए इंटरप्ट जनरेट कर देते हैं कि आपका ये डेटा रेडी है, यू कैन फेच इट फ्रॉम हियर। ये डेटा को जब राइट बैक करना था तो ये इसको वापस राइट बैक कर दिया जाता है, और CPU को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि दिस इज हैज बीन डन, और CPU इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। तो IO चैनल के आर्किटेक्चर दो तरह से हो सकता है, एक सिलेक्टर बेस्ड है, एक मल्टीप्लेक्सर बेस्ड है, और उसमें दोनों में ये है कि डेटा और एड्रेसेस जो हैं वो मेन मेमोरी के साथ आपके कनेक्टेड हैं। तो सिलेक्टर चैनल में ये होता है कि इट सिलेक्ट्स वन ऑफ द IO कंट्रोलर, ठीक है, कि जी एक वक्त में कोई एक जो है वो IO कंट्रोलर जो है वो काम करेगा। जबकि मल्टीप्लेक्सर मॉडल में क्या होता है, जो कि आजकल कॉमनली काफ़ी सालों के साथ यूज होता है, कि आपका जो चैनल है दैट इज अ मल्टीप्लेक्सर चैनल, और आपका एक वक्त में मल्टीपल IO के साथ जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम इस सारे को देखें तो एवोल्यूशन कैसे हुई जी, सबसे पहले हमारे पास थे सिंपल प्रोग्राम्ड IO, बिल्कुल सिंपल टाइम था, वेयर द CPU वाज डायरेक्टली कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस, तो यूनी प्रोग्रामिंग के टाइम तक दैट वाज क्वाइट ओके, और प्रोसेसर जो उसको प्रोसेस करके जो भी IO एक्टिविटी थी करके डन करके फिर आगे मूव करता था, और देन वी गॉट डेडिकेटेड IO मॉड्यूल्स। IO मॉड्यूल ने again they were programmed IO based, but ये था कि डायरेक्टली एग्जैक्ट डिवाइस की बजाय वी गॉट IO मॉड्यूल्स, और जो एक्सटर्नल डिवाइस स्पेसिफिक कोई चीज़ें हैं कि डेटा रेट क्या होगा, बाकी चीज़ें क्या होगी, दे वर शिफ्टेड ऑन टू IO मॉड्यूल। देन वी गॉट इंटरप्ट ड्रिवन IOs। इंटरप्ट ड्रिवन IOs के अंदर रादर देन के जी CPU स्टेटस बार बार चेक करता रहे, वी गॉट अ मैकेनिज्म जिसके अंदर CPU जो है जब भी इसके अंदर कोई IO एक्टिविटी आती है और वो अभी इमीडिएटली परफॉर्म नहीं होनी, तो CPU स्टार्टेड डूइंग सम अदर एक्टिविटी, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है तो CPU को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, या जब भी वो करनी होती थी तो CPU को कहा जाता था कि यू कैन गेट दिस डेटा। इसके बाद मैकेनिज्म आ गया DMA का, सो दिस वाज अ प्रोसेसर लाइक आर्किटेक्चर, कि जिसमें डेडिकेटेड डिवाइस आ गई, और आपका जो डायरेक्टली मेमोरी के ऊपर प्लेस कर दिया जाता था डेटा को, और CPU का से वर्क को थोड़ा ऑफलोड कर दिया गया। जब IO चैनल्स आ गए सो इट बिकम्स लाइक अ प्रोसेसर, और हर IO का पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट था जो कि डेडिकेटेड था, और IO चैनल्स जो थे दे वर डूइंग द वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU, और CPU जो है इस IO प्रोसेसर को कह देता है कि जी ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो IO प्रोसेसर जो है वो सारा काम करता है, और CPU उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। एंड देन वी गॉट IO प्रोसेसर विद द मेमोरीज,
तो उनकी अपनी मेमोरी और पूरा एक बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट आ गया जिसके अंदर CPU की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही मिनिमल हो गई। अब कुछ कॉमनली यूज्ड IO चैनल या IO मॉड्यूल्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड इनके बसेस के स्टैंडर्ड भी हैं, इंटरकनेक्शन स्टैंडर्ड्स भी हैं। इनमें वन ऑफ द वेरी फेमस एंड कॉमनली यूज्ड दैट इज USB और यूनिवर्सल सीरियल बस। इनकी जो कुछ हैं इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिमेनिंग उसमें दी गई है। इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो सबसे मेजर इसके लिए बेनिफिशियल चीज़ है वो ये है कि जी इसका डेटा रेट भी काफ़ी अच्छा है। अर्ली वर्जन में तो काफ़ी कम था, लेकिन एक जो मेजर इसको लाने की वजह थी USB की वो ये थी कि प्रोवाइड द कनेक्टिविटी फॉर टू मच वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। जो मेजर एम था फॉर USB दैट वाज दिस कि जी एक बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जाए जिसके थ्रू जो है बहुत ज़्यादा डिवाइसेस की सपोर्ट दी जाए। और इससे पहले बड़ा प्रॉब्लम होता था, इफ़ यू रिमेंबर लेट 90s के जो सिस्टम्स होते थे उनके अंदर हर चीज़ के लिए एक अलग इंटरफेस होता था। यू वर यूज्ड टू हैव PS2 इंटरफेस एंड फलाना इंटरफेस, फिर सीरियल इंटरफेस, कीबोर्ड की अलग इंटरफेस होता था, माउस का अलग इंटरफेस होता था, प्रिंटर का एक अपना अलग इंटरफेस होता था। USB ने सारी चीज़ें आसान करके दे पुट इट इनटू वन इंटरफेस। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। और डेटा रेट भी मुनासिब सा था। सो अर्ली वर्जन USB 1 वाज अ लो स्पीड डेटा रेट और इसकी जो स्पीड थी दैट वाज अराउंड 1.5 Mbps एंड फुल स्पीड रेट ऑफ अप टू 12 Mbps। USB 2 फिर जो था ना इट वाज क्वाइट लार्ज इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू USB 1, क्योंकि USB 1 में जो मेजर फोकस था आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाज ऑन द सपोर्ट फॉर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स। तो USB 2 में फिर स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया and they provided a data rate of 480 Mbps. So you can see it's a huge difference. Or so it started with a 1.5 interface and in the higher speed one and the USB 1 they were having 12 Mbps. Like in USB 2 में it was many fold. जैसे 2 में 480 Mbps है तो 12 का almost 40 times है. Then USB 3 के अंदर they came up with a more higher speed interface and they call it super speed. और वो आपने देखा भी होगा कि अभी सिस्टम्स के अंदर you may be having two different ports, USB 2 and USB 3. So USB 3 was almost 10 times faster than that and we got 5 gigabits per second interface. और जिसमें से बस क्योंकि सिग्नलिंग ओवरहेड और एटेन्युएशन होती थी तो got around 4 gigabits. और फिर उसी के एक मजीद अपडेटेड वर्जन आया दैट इज USB 3.1 which is also termed as super speed class. और इसके अंदर जो डेटा रेट है they almost doubled it और you have around 10 gigabits per second and with all the overheads you get actually around 9.7 gigabits per second. और इसके अंदर वो सिस्टम में भी देखते हैं you do have a root host controller और root host controller क्या करता है because you generally have multiple USB ports these days in your system which can connect even और अक्सर में support ये होती है कि you can actually connect a USB hub as well. तो what they do is they create a sort of a topology of USB interconnect. ठीक है, तो वो एक ट्री टोपोलॉजी क्रिएट करता है और उसके अंदर जो है फिर इसको हैंडल कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज फायरवायर सीरियल बस। USB भी सीरियल है और फायरवायर भी सीरियल और it was developed to as an alternative to SCSI interface क्योंकि SCSI interface is a bit large size interface. पुराना interface है SCSI and it was a very high speed interface. लेकिन जो SCSI है it's a parallel interface. पैरेलल में और सीरियल में आपको आई थिंक फर्क पता ही होगा। सीरियल में एक वक्त में एक डेटा एलिमेंट जाता है और उसके बाद जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा रेट या स्पीड जो है यू सेंड मल्टीपल डेटा। वेयरएज इन पैरेलल इंटरफेस आपकी मल्टीपल डेटा लाइंस होती हैं, पैरेलल डेटा लाइंस होती हैं एंड यू सेंड मल्टीपल डेटा इन पैरेलल। तो जो SCSI इंटरफेस है उसके अंदर आप जो है डेटा को इसमें भी सीरियल सॉरी SCSI में पैरेलल भेजते हैं, whereas in the FireWire you send in serial. So obviously जो SCSI का इंटरफेस है वो काफ़ी बड़ा है, चौड़ा इंटरफेस है
So जब miniaturization हुई और we got smaller and smaller system, so personal computers में फिर इसका यूजर जो है वो कम हुआ. So we got FireWire इंटरफेस. तो आपको बहुत सारे जो हैं लैपटॉप्स वगैरह उनके अंदर आप देखते हैं कि आपको जो है ये FireWire इंटरफेस मिल रहा होता है. खास तौर से ऐसे लैपटॉप्स जो कि ज़रा होते तो लैपटॉप है लेकिन हायर एंड आपने उनके अंदर ट्रांसफर करनी होती डेटा पर्टिकुलरली बिटवीन लैपटॉप एंड लैपटॉप. So the objective was to meet for the increasing demand for higher rates or expensive IO channels भी ना use करें. जैसे SCSI was widely being used in mainframes and supercomputers. Or standard was i3 1394 IEEE. और daisy chain configuration है 63 devices आप एक पोर्ट से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. और FireWire का जो data rate है, I think it's around 2-3 gigabits per second जो अभी का है. Then we got SCSI. SCSI although के पुराना इंटरफेस है, but there have been many improvements. और SCSI जो था it got lost its popularity in small scale system because of its huge size. तो आप ये देख सकते हैं कि SCSI का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है. पुराना जो वर्जन था उसमें 16 पोर्ट्स थी and later on we got even 32 पोर्ट्स SCSI सिस्टम. तो जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है. और बट हाई स्पीड वर्जन जो है इट्स स्टिल वेरी पॉपुलर इन द सर्वर्स, जहाँ पे खास तौर से आपने मेमोरी पूल्स आप क्रिएट करते हैं फॉर द एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स. और स्पीड जो है इसकी इट्स क्वाइट फास्ट. और स्पीड जो है वो ओरिजिनल जो फर्स्ट इसकी स्पेसिफिकेशन थी 5 मेगाबिट्स थी. Then we got 160 megabits and it's for one port. Or once we do have 32 bits, so it actually in fact gives you a good speed. Then एक बड़ा मेजर हमारे पास स्टैंडर्ड आया पिछले कुछ 10-12 सालों में, which was Thunderbolt. और Thunderbolt gives up to 10 gigabits per second output. और it can communicate with the 10 watt of power as well. और इसमें जो मेजर डेवलपर थे they were Intel and Apple के बल्कि सिस्टम में जो आपके मैकबुक्स हैं it became a standard. और प्रोप्राइटरी भी है. Thunderbolt ऐसे यार कोई नहीं यूज़ करता, it's a proprietary. और you can send any type of data with the Thunderbolt, and because of its speed it's a very good mechanism for very fast communication. खास तौर से इसलिए कि Thunderbolt जो है it can be used between devices, external devices, पूरी whole devices जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपने communication करनी है, so you can do that. InfiniBand एक और standard और InfiniBand जो है it's very very fast. InfiniBand जो है it gives you data rate I think up to 32 gigabits per second or something, even I think more than that. और InfiniBand जो है it's about network architecture as well. और ये बेसिकली IBM की एक इंट्रोडक्शन थी एंड दे ब्रॉट इट फॉर देयर एंटरप्राइज लेवल सिस्टम, जो उनका Z एंटरप्राइज सीरीज थी मेन फ्रेम्स की. और उसके अंदर अगेन इट बिकेम अ फेमस स्टैंडर्ड फॉर देयर एंटरप्राइज स्केल सर्वर्स जो थी उनमें नेटवर्किंग के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग दिस. दे वर प्रोवाइडिंग अ वेरी high data rate. Again, IBM specific था, तो it became a proprietary. So if someone wants to use it externally, so they have to pay the proprietary rights as well. Or it's a switch-based architecture, जिसमें you can connect up to 64,000 servers. So you can see that there is a huge level of scalability in InfiniBand architecture. ये दो बड़े फेमस हमारे कंप्यूटर्स के स्टैंडर्ड्स हैं. वन इज PCI एंड द अदर वन इज SATA. और दोनों कॉमनली यूज होते रहे. इस वक्त भी हमारे सिस्टम के इंटरनली जो है वी स्टिल यूज PCI Express कॉमनली यूज होता है. हमें इंटीग्रेटेड सपोर्ट मिलती है PCI Express की. और इसके साथ जो है हमारा दूसरा SATA इंटरफेस. SATA इज अ सीरियल interface, whereas PCI is a parallel interface. और PCI Express जो है,
और PCI जो है उसकी स्पीड जो है वो जनरली इट्स मोर फास्टर। और कितनी फास्टर होती है जो इनका लेटेस्ट वर्जन 6 है, दैट गिव्स यू even up to 64 giga transactions per second with a data rate, चूंकि ये सिस्टम के इंटरनली यूज होता है, so we can also measure it in terms of transactions. Otherwise जो 6 है उसमें you do have up to 16 data lines, parallel lines होती हैं, which gives you around 126 gigabytes per second. So it's a huge data rate. And I'm talking about gigabytes per second, not bits per second. So अब bits per second में करना है तो you can multiply it further with the 8. So तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 टेरा बिट्स पर सेकंड के करीब का जो है डेटा रेट आपको इसमें मिल रहा था, which is a quite high data rate. ठीक है जी। SATA similarly जो है it's also give you very good rate और it gives you around 300 Mbps. तो आपकी जिस तरह हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं और ये जो they use this SATA interface. Some of them they also use PCI. जिस तरह अब आपकी जो SSDs हैं they are coming with the PCI interface, तो वो PCI के थ्रू कनेक्ट हुई होती है। एक और एक्सटर्नल इंटरफेस है ईथरनेट। PCI एक्सप्रेस जो है ना वो इंटरनली काफ़ी इंटरनल सिस्टम के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, या जो डिवाइस उस पर एम्बेड करनी होती है। जो प्योरली एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनके लिए हमारा एक बड़ा कॉमन स्टैंडर्ड है ईथरनेट का। ईथरनेट में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है। We were used to have a few gigabits per second. We got 10 gigabits and 100 gigabits. Now we have 1000 gigabit as well. And early days में it was a more bus based architecture, then it became a switch based architecture. तो अभी वो switches के through जो है वो हम use कर रहे होते हैं। Typically we use a star or a mesh type of topologies. ठीक है जी। और डेटा रेट में बहुत ज़्यादा हमारे इजाफा हुआ है। लास्ट वन इज़ द वाईफाई। वाईफाई जो है वो भी ईथरनेट की तरह वायरलेसली कनेक्टेड करने का लिए टेक्नोलॉजी है। एंड वी डू कनेक्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ devices like computers and phones and everything. And बहुत ज़्यादा इसमें चूँकि वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज़ होती हैं, सो अगेन पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। डेटा रेट इसमें भी काफ़ी है। जो करंट इस वक्त के आपके स्टैंडर्ड हैं दे आर गिविंग यू अप टू 6 गीगाबिट्स पर सेकंड इज वेल। ठीक है जी। जो करंट आपकी वाईफाई की टेक्नोलॉजीज है विच इज़ अ वेरी वेरी हाई डेटा रेट। ठीक है तो चल पड़ा हूँ। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कोई क्वेश्चन हो जी पूछिएगा। जी कोई क्वेश्चन नहीं है।